पहले कराची के कचरे पर सियासत होती रही। कचरा किसी ने नहीं उठाया मगर सियासत सब ने चमकाई। जो मसला था वो हल नहीं हुआ, अपनी जगह बरकरार रहा और अब एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। ये नया तनाज़ा वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम के बयान के बाद सामने आया है। वफाकी वज़ीर क़ानून चाहते हैं कि कराची के मामले पर आइन के आर्टिकल 149 का इतलाक़ किया जाए। इस तजवीज़ के बाद बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सिंध में गवर्नर राज और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और हुक्मरान जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की खबरें सामने आती रही हैं। अब एक और नई कहानी सामने आ गई है। फ़रोग़ नसीम का ताल्लुक MQM से है, उनका साथ तहरीक इंसाफ दे रही है। इस तरह वफाकी हुकूमत और शहरी हुकूमत तो चाहती हैं कि कराची का मामला वफाकी हुकूमत देखे, मगर सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के पास है वो इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर रही है और उसे सिंध पर कब्जे की कोशिश करार दे रही है। इस पूरे मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से तफसील से बात करेंगे, मगर पहले इस पूरे मामले का जायज़ा लेते हैं। हम आपको बताते चलें, हमारे साथ मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूद होंगे, हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद होंगे और हमारे साथ सईद गनी भी मौजूद होंगे और उन सब से इस मामले के हवाले से तफसील से बात करेंगे कि कराची का मसला हल कर दीजिए, कराची का कचरा उठा लीजिए, कराची में इस वक्त जो हालात हैं वो बेहतर कर दीजिए। कब तक इस पर सियासत होती रहेगी, किसी हतमी नतीजे पर पहुंचिए। हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का गुज़िश्ता रोज़ कहना था कि वो आर्टिकल 149 की शिक 4 को कराची से लागू करने से मुतालिक कमेटी में तजवीज़ रखेंगे, जो मंजूरी के बाद काबीना और वज़ीर आज़म के सामने रखी जाएगी। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 149 की शिक 4 के तहत वफाकी हुकूमत कराची के लिए अहकामात जारी कर सकती है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि हालात ऐसे कराची के ज़रूर हो गए हैं और ना सिर्फ कराची बल्कि और भी सिंध के शहर हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, जहाँ पे आर्टिकल 149 सब आर्टिकल 4 पे डायरेक्शंस दी जा सकती हैं और वो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब जो कराची की जो हिकमत अमली कमेटी बनी है, स्ट्रेटेजिक कमेटी, उसमें मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं रखूँगा कमेटी के सामने। कमेटी अगर ये मेरी इस एनालिसिस को सही समझती है तो फिर रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगी, कैबिनेट के पास जाएगी, वो फिर उनका सवाबदीदी इख्तियार है। तो अगर 149(4) को जो 18वीं तरमीम बनाने वाले हैं उन्होंने रखा है तो यानी वो आइन का हिस्सा है, और अगर आइन का हिस्सा है तो गैर आइनी नहीं है, गैर आइनी नहीं है तो गैर जमहूरी नहीं है। किसी भी तरह ना गवर्नर राज की बात हुई, ना कोई असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हुई, ना कोई ऐसी बात हुई जिससे हमारे जो पीपल्स पार्टी के भाई हैं, बहन हैं, उनको डर होना चाहिए। फ़रोग़ नसीम ने वाज़े किया कि ये उनकी ज़ाती राय है। वो ये तजवीज़ वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी के सामने रखेंगे। कमेटी गौर के बाद तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेज सकती है। अब ये मालूम नहीं कि वफाकी हुकूमत ये तजवीज़ मानेगी या नहीं मानेगी, मगर जो बात फ़रोग़ नसीम ने कही उस हवाले से बयानात तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है उसकी तरफ से ज़रूर सामने आते नज़र आए। फ़रोग़ नसीम आइन के जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं वो है आर्टिकल 149 की शिक 4। आइन की ये शिक कहती है कि वफाकी हुकूमत सूबे को अमन व अमान या फिर मुल्क की इक़्तिसादी ज़िंदगी को किसी संगीन ख़तरे से बचाने के लिए सूबे को उन मामलात पर हिदायत दे सकती है। ऐसा नहीं है कि यह आर्टिकल वफाक को सूबे के किसी भी मामले में मुदाखलत का कहता है, बल्कि साफ अल्फाज में बताया गया है कि हिदायत दी जा सकती है और वो भी मखसूस सूरत हाल में। मगर इस हवाले से वफाकी वज़ीर क़ानून समझते हैं कि अगर सूबे और वफाक के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाए तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी अगर वफाकी हुकूमत को हिदायत देती है जो सूबा तस्लीम नहीं करता तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाज़े के सिलसिले में इब्तिदाई समात का इख्तियार होगा। यानी किसी भी नीचे की अदालत को नहीं, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पहला फोरम होगा जो इस समात का इख्तियार रखेगा। मगर आर्टिकल 184 की शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिर्फ वजाहती फैसला जारी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महज वजाहती फैसला आ सकता है। यानी तनाज़े के हवाले से आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर सकती है। अलबत्ता इस पूरे मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट 1998 के अपने एक फ़ैसले में आर्टिकल 149 की शिक 4 के हवाले से वाज़े कर चुकी है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ उन मामलात पर सिंध हुकूमत को हिदायत दे सकती है जो कि वफाक से मुताल्लिक हों। तो क्या अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर वफाकी हुकूमत कुछ और सोचने लगी है
क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत सूबा सिंध को अहकामात देती है तो इस पर अमल दरामद तो सिंध हुकूमत ने ही करना है, और अगर वो अमल दरामद नहीं करती और कोई नया तनाज़ा पैदा हो जाता है तो फिर हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत खुद चाहे तो वो अपने सूबे के किसी ऐसे मामले पर जिसका ताल्लुक वफाक से ना हो, उसका इख्तियार खुद अगर चाहे तो वफाक को दे सकती है। यानी इत्तफाक़ राय से ऐसा कोई मामला तय पा सकता है कि वफाक के पास किसी ऐसे मामले का इख्तियार चला जाए जो सूबाई हुकूमत के पास है। इस हवाले से आइन का आर्टिकल 144 कहता है कि कोई सूबाई असेंबली ये करारदाद पास कर सकती है कि किसी भी ऐसे मामले पर वफाक कानून साजी कर सकता है जो वफाक की कानून साजी की लिस्ट में मौजूद नहीं, और फिर वफाकी हुकूमत इस मामले से मुतालिक कानून साजी कर सकती है जो कानून के मुताबिक होगा। लेकिन इस ऑप्शन को अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इस ऑप्शन के लिए वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। अब आर्टिकल 149 के जिस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी जा रही है उस पर सिंध हुकूमत सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कराची पर गैर आइनी कब्जे की कोशिश की गई तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि गैर आइनी तरीके से कराची को इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाए। इस ऐलान के बाद जहां उन्होंने अपने हाथ दिखा दिया, अपने इंटेंशंस दिखा दिया, अमल उठा दिया कि हमने कराची को लॉ को अब्यूज करके गैर आइनी तरीके से कब्जा करना है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। कहाँ है वो सिंध के सो-कॉल्ड सियासतदान जो मरसू कर होते थे? अपने बीवी को कह दे इस्तीफा दो। MQM, बाकी जमातें, PML क्यों? आप क्या MQM का भी ये पोजीशन है? पहले उनका मैंने देखा पोजीशन, उनकी सख्त मुखालफत भी की, पर क्या ये भी पोजीशन है कि कराची वाले नहीं चलाएंगे, कराची को इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग चलाएंगे? MQM पाकिस्तान को भी अपने इस्तीफा देना चाहिए, इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत का यह कदम 18वीं तरमीम के खिलाफ है और ऐसे किसी भी कदम को मुस्तरद किया जाएगा। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि होश के नाखुन लें। पीपल्स पार्टी वफाक को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी जैसी जमातें खड़ी नहीं होंगी तो कल को क्या हो सकता है, वो क्या कहते हैं? आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक, इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर पर, उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कराची के मसाइल हल करती नहीं है। 10 साल में कुछ हल नहीं किया, चाहे वो कचरे का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, और जब कोई बात हो या कोई कराची सूबे की बात भी कर दे तो सख्त रद्दअमल सामने आता है। किसी के मुँह से गलती से भी निकल जाए तो भी बहुत सख्त रद्दअमल आता है। मगर अब एक ऐसे मामले पर जो आईनी कानूनी मामला है उस पर इतना एक्सट्रीम रद्दअमल बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं और इस किस्म की बात उनकी तरफ से की जा रही है। MQM जो हमेशा से कराची की सियासत करती आ रही है वो समझती है कि आर्टिकल 140 है जो बल्दियाती निज़ाम की खुद मुख्तारी से मुतालिक है, इस पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरे आर्टिकल्स की ज़रूरत पेश आई। फ़रोग नसीम के बयान के हवाले से वफाकी वज़ीर और MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर सूबाई हुकूमत आर्टिकल 140 के तहत शहरी हुकूमत को इख्तियारात दे देती है तो आर्टिकल 149 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंध में ख़ास तौर पर एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम है जो आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। तो अगर आर्टिकल 140A पर उसकी रूह के मुताबिक, आइन के मुताबिक अमल दरामद हो रहा होता तो शायद दूसरे आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल 140A पर अगर अमल दरामद हो गया तो बाकी आर्टिकल जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। 149 की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अभी एक अलग बात कर दी गई, हालांकि MQM से ही फ़रोग नसीम साहब का ताल्लुक है, मगर MQM की तरफ से एक और बात की गई। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों को इन मसाइल का अंदाज़ा भी है। ये सब इन मसाइल को हल करने का ऐलान करती हैं, मीडिया पर ख़बरें बनवाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फिर मसाइल हल
نہیں کرتی ہیں بلکہ مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت بھی اب تک کراچی کے حوالے سے نمائشی اقدامات کا اعلان کر چکی ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کراچی صفائی مہم اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی وزیر برائے قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کو کراچی اسٹریٹجک کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ میں بتایا گیا کہ کمیٹی کراچی کے مسائل کے حل میں وفاقی حکومت کی جانب سے لائحہ عمل تشکیل دے گی۔ کمیٹی مسائل کے حل کے لیے شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ پھر اس کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا جس کے بعد آرٹیکل 149 کی تجویز سامنے آئی۔ یہ پہلی کمیٹی نہیں ہے، اس سے پہلے وفاقی حکومت کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی قائم کر چکی ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 30 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان بھی کیا تھا۔ سندھ حکومت نے اس کمیٹی کو غیر آئینی قرار دیا تھا، مگر وفاقی حکومت کی یہ کمیٹی بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ کمیٹی پر کمیٹی بن جاتی ہے، پھر آئین کی شکوں کی بات کر دی جاتی ہے۔ بجٹ میں کراچی کے لیے صرف 12 ارب رکھے گئے، بعد 160 ارب روپے سے زائد کی گئی تھی۔ اسی طرح وفاقی وزیر علی زیدی نے کلین کراچی مہم شروع کی، جس کے بعد ایک بار پھر سے امید پیدا ہوئی کہ اب کراچی کا کچرا اٹھے گا، مگر اس منصوبے میں وفاق نے کوئی مالی تعاون نہیں کیا بلکہ کراچی ہی کے عوام سے فنڈ جمع کرنے کی اپیل کر دی۔ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ خود میئر کراچی وسیم اختر نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کلین کراچی مہم سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ انہیں امید تھی کہ اس مہم کے لیے وفاق سے فنڈ ملے گا، جو کہ فنڈ نہیں ملا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کراچی کا انتظام ہاتھ میں لینا چاہ رہی ہے یا اس میں احکامات دینا چاہتی ہے، مگر زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے رواں سال 17 جنوری کو کراچی کے 3 بڑے اسپتالوں کا انتظام وفاقی حکومت کو دینے کا حکم کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد وفاق اور سندھ حکومتوں میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے ان تینوں اسپتالوں کے وفاق کو کنٹرول کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، پھر دعویٰ کیا اب دیکھیے گا کہ کتنی زبردست بہترین اسپتالوں میں آئے گی، مگر پھر جولائی میں وفاقی حکومت خود پیچھے ہٹ گئی۔ وفاقی حکومت نے تینوں اسپتالوں کا انتظام سندھ حکومت کو واپس دینے کا اعلان کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جنوری میں سپریم کورٹ کے حکم کے بعد یہ اسپتال وفاقی حکومت کو منتقل ہو گئے، مگر حکومت نے ان اسپتالوں کے لیے بجٹ ہی مختص نہیں کیا اور پھر یہ اسپتال واپس کر دیے گئے۔ اب سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ جب وفاقی حکومت کراچی کے 3 اسپتالوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں لے سکی، علی زیدی کی کلین کراچی مہم کو فنڈ نہیں دے سکی، وہ کراچی کے عوام سے ان کو مانگنے پڑے، اپنی ہی اتحادی جماعت MQM کے میئر کو کچھ نہیں دے سکی، جو خود یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی طرح کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وفاقی حکومت پورے شہر کا کنٹرول کیسے سنبھالے گی؟ اہم بات یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے وضاحت دی ہے کہ کراچی کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، نہ ہی کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وہ لوکل باڈیز کو بااختیار بنانے کی بات کر رہے تھے۔ 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ججمنٹ دیا ہے کہ سندھ کا جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، نان فنکشنل ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ نتیجتاً پورے سندھ میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بھر گیا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ڈیزالو ہو جانا چاہیے اور ڈیزالو ہو کے لوکل باڈیز کے پاس جانا چاہیے۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ سپریم کورٹ کے فلاں آرڈر کو سندھ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے تاکہ لوکل گورنمنٹ امپاور ہو، تاکہ سندھ کی غریب عوام کی داد رسی ہو؟ تو نہ اس کمیٹی کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ کس طرح لوکل گورنمنٹ جو ہے ایک کچرا کیسے ختم ہو، وہ اس کے لیے نہ سندھ کو کراچی سے یا کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ہے، نہ کوئی اس طرح کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا ہے۔ تو اس سازش کو سمجھیں کہ کوئی سازش تو نہیں کر رہا۔ پوری کی پوری کنٹروورسی کھڑی ہو گئی، ایک وضاحت بھی فروغ نسیم صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، مگر کراچی کے مسئلے حل ہوں گے یا یہ سب آپس میں ہی لڑتے رہیں گے؟ کراچی کے عوام نے اس دفعہ تحریک انصاف کو بھی مینڈیٹ دیا ہے، جو کہ گزشتہ 1 سال سے زائد کے عرصے میں دعوے ہی کرتی رہی